सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और आज जो अपन चर्चा करेंगे वो अपनी चर्चा रहेगी सेकंड ग्रेड साइंस का जो सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, रसायन विज्ञान का जो हिस्सा है उसमें कौन कौन सी यूनिट हैं, किस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक हैं और कितनी कौन सी यूनिट है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर हैं और कौन सी यूनिट्स हैं वो कॉलेज लेवल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनका मैटर है वो अपने को कहाँ से कवर करना होगा, कहाँ से मैटर अपन कवर करेंगे तो एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा, उनकी अपन बात करेंगे। अभी जो आपके सामने सिलेबस ओपन किया हुआ है ये सिलेबस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर यानी कि आरपीएससी अजमेर के द्वारा अनाउंस रिलीज सिलेबस है, जो कि प्रॉपर सेकंड ग्रेड साइंस टीचर के लिए, साइंस के लिए सेकंड पेपर के लिए सिलेबस है। यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे तो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड यानी कि अपन देखेंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो परीक्षा है उस स्तर का जो सिलेबस है उसका पहले चर्चा की गई है। हालांकि पहले सिलेबस जो अपन देख रहे हैं वो बायोलॉजी का है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो केवल और केवल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से संबंधित जो सिलेबस है उसकी चर्चा रहेगी। बायोलॉजी के बारे में अपन आगे की वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर किस किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें कहाँ से अपने को उठानी है, कहाँ से तैयार करनी है, उसके ऊपर अपनी चर्चा है वो रहेगी। तो चलिए देखते हैं अपन रसायन विज्ञान जो है उसकी कौन कौन सी यूनिट हैं जो अपने सिलेबस के अंदर शामिल हैं। तो देखिएगा रसायन विज्ञान की और सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर, यह है अपनी मुख्य रूप से फर्स्ट यूनिट रहेगी। तो देखिएगा अपन जब फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो बात आती है सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना 11th क्लास का ये टॉपिक है और उसकी जो एनसीईआरटी पढ़े हैं अपन, चाहे आरबीएससी पढ़े, उस बुक में से ये एकदम से कंप्लीट सफिशिएंट मैटर है उसको कवर करता है। बात करते हैं अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने को क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले जो किसी भी एटम के लिए जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनकी जो डिस्कवरी है, खोज है, वो किस किस प्रकार से हुई है, क्या क्या उसके अंदर कैथोड रेज हैं, ठीक है, कैनाल रेज हैं, उनका क्या क्या रोल रहता है उनके बारे में। उसके बाद में डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स जिसके अंदर थॉमसन मॉडल है या अपन रदरफोर्ड मॉडल की चर्चा करें, बोर मॉडल की चर्चा करें, जो आधुनिक मॉडल है उसकी बात करते हैं अपन। एंड देयर लिमिटेशंस यानी कि उनकी जो भी सीमाएं हैं, कमियां हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा रहती है। तो एटॉमिक मॉडल्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जो पदार्थ है उसकी मुख्य रूप से पार्टिकल्स की ड्यूल नेचर, दोहरी प्रकृति, कण और तरंग प्रकृति, उसके बारे में अपनी चर्चा रहेगी। इसके बाद में इससे संबंधित डी ब्रोगली इक्वेशन रहती है। डी ब्रोगली इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन है वो भी आरपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फिर बात आती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत हाइजेनबर्ग का। इसके बाद में मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, आधुनिक सिद्धांत परमाणु संरचना का। क्वांटम नंबर्स, यह एक ऐसा टॉपिक है क्वांटम नंबर जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। लगातार देख रहे हैं 2022 वाली आरपीएससी के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और जो अभी संस्कृत डिपार्टमेंट वाली एग्जाम हुई है उसके अंदर भी क्वांटम नंबर्स से क्वेश्चन है वो पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ से एक पोर्शन ये इंपॉर्टेंट बनता है जहां से क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। इसके बाद में अबाव प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, होन्ड्स रूल, होन्ड का सिद्धांत, यहाँ पर n+l रूल जिसके अंदर मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसके आधार पर अपन इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से कौन से ऑर्बिट के अंदर भरा जाना है उसको फिक्स करते हैं। तो n+l रूल। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो बात निकल करके आती है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि डिफरेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो अपन इन रूल्स की बात करेंगे उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अरेंज करने के सारे रूल्स हैं वो शामिल हो जाएंगे। हालांकि अपन पीरियोडिक टेबल वाले के चैप्टर के अंदर भी इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं और उसके बाद में जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं जो कॉलेज वाले पोर्शन के अंदर हैं। तो उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हैं वो आराम से शामिल हो जाते हैं। इसके बाद में एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान क्या है,
मोलर मास क्या है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान। इक्विवेलेंट मास, तुल्यांक की भार क्या है। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट से संबंधित क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अक्सर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके बाद में सिंबल्स, यानी कि जो डिफरेंट अपने एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल क्या रहते हैं, प्रतीक क्या रहते हैं, उनसे संबंधित, तो ये चीज भी पीरियोडिक टेबल वाले के अंदर आराम से चैप्टर के अंदर कवर हो जाती है। और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते हैं उसमें कवर हो जाती है। डिफरेंट आयंस, तो इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली जो चैप्टर है उसके अंदर ये डिफरेंट आयंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। डिफरेंट रेडिकल्स, एनाइन, कैटाइंस, उसके बारे में। वेरिएबल वैकेंसीज, ये सॉरी वैलेंसीज, यानी कि जो संयोजकताएं हैं, परिवर्तनशील संयोजकताएं हैं अलग अलग, ये भी, ये ऐसा चैप्टर है, ऐसी यूनिट है जिसके अंदर अपन देखते हैं तो यहाँ n+n रूल तक, यहां तक तो ये चैप्टर है वो केवल स्पेशल इस यूनिट में कवर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, या वैलेंसीज हैं अलग अलग, ये सब चीजें जो होती हैं वो जैसे सिंबल्स हैं, तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल के साथ में कवर होने वाला एक ही चैप्टर है। इसके बाद में टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र, और केमिकल स्टोइकियोमेट्री, यानी कि रस समीकरण नीति, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर किस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का रूल है वो लागू होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंतर्गत आती हैं। बहुत ही एक अच्छा चैप्टर, और क्वेश्चन है वो मुख्य रूप से क्वांटम नंबर से, 2 बार से तो क्वांटम नंबर से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैलेंसी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोलर मास वगैरह है वो निकलवा लिया जाता है, इक्विवेलेंट वेट वगैरह निकलवा लिया जाता है, या फिर कोई सी भी ये इक्वेशन वगैरह, या फिर जो अलग अलग फंडामेंटल पार्टिकल्स वगैरह हैं या एटॉमिक मॉडल्स हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है वो भी इस यूनिट से पूछा जाता है। तो मूल रूप से 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, उसी में से ये यूनिट कवर हो जाती है, और बाकी थोड़ा बहुत पार्ट इसका जो बचता है वो धीरे धीरे आगे के जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पीरियोडिक टेबल है उससे ये कवर हो जाता है। तो 11th क्लास की ये एक यूनिट है। इससे आगे बढ़ने की एनसीईआरटी, मुख्य रूप से अभी एनसीईआरटी है वो चल रही है, तो उसको आधार मान करके और इस यूनिट को अपन कवर करेंगे आगे। इसके बाद में सेकेंड यूनिट जो आती है तो ये है सीनियर सेकेंडरी वाले लेवल के अंदर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अर्थात रासायनिक बंध और आणविक संरचना। तो ये भी एक 11th क्लास का चैप्टर है जिसमें से ये पूरी यूनिट कवर होती है। इसमें आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध किस प्रकार से बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, यानी आयनिक बंध और जो सहसंयोजक बंध है उसके सामान्य गुण क्या हैं उसके बारे में। इसके बाद में पोलराइजेशन, ध्रुवण, यहां से संबंधित क्वेश्चन है, ध्रुवण से संबंधित कौन सा अणु है वो ध्रुवीय है, कौन सा है ध्रुवीय है, इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आरपीएससी पूछती है। इसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन, ये एक इस प्रकार का टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है। हाइब्रिडाइजेशन और जो ज्योमेट्री है, ठीक है, ज्यामिति, विभिन्न जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनकी ज्यामिति से संबंधित ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आरपीएससी हर बार क्वेश्चन दे रही है, पीछे के जो भी आप पेपर उठा करके देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन बनता ही है। इसके बाद में है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, यानी कि बंध के अंदर जो दिशात्मक गुण आते हैं, अर्थात किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन किस एटम की तरफ मूव करेंगे, ज्यादा विद्युत ऋणता वाले एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन से वो मूव करते हैं ये। इसके बाद में फाजान्स रूल, फायन के रूल से संबंधित भी मुख्य रूप से किस यौगिक के अंदर आयनिक बंध ज्यादा होंगे, किसमें सहसंयोजक बंध ज्यादा होंगे, उसको डिफाइन करने वाला ये जो फायन्स रूल्स होते हैं वो। और उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, यानी कि अनुनाद है वो क्या है, इससे संबंधित ये केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से संबंधित चैप्टर रहता है। 11th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर ज्यों की तो ये यूनिट दी हुई है और आराम से वहां से कवर होती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये अपना पीरियोडिक टेबल वाली 3rd यूनिट आती है। पीरियोडिक टेबल ये भी चैप्टर है वो 11th क्लास की केमिस्ट्री से उठाया हुआ है। तो ये टोटल तीनों यूनिट हैं, ये अभी जो चल रही हैं उस एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की बुक है उसमें जो कि तो दी हुई मिलती हैं, और इससे आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन है वो जो कि तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठाए हुए मिलते हैं, या फिर उन्हीं से एप्लीकेशन बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और उसका
मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है उसके बारे में। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का वर्गीकरण, अलग अलग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक के अंदर किस प्रकार से लेंथेनाइड, एक्टिनाइड सीरीज वगैरह होती हैं उनसे संबंधित। इसके बाद में लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यानी उसकी कमियां क्या है और जो कमियां रह गई उनको किस प्रकार से दूर किया गया। जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर इसको किस प्रकार से दूर किया गया और वर्तमान स्वरूप इसका क्या है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स यहाँ फर्स्ट यूनिट के अंदर दी हुई थी, लेकिन इसको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये चीज है वो यहाँ आराम से कवर होती है पूरी की पूरी। और मैं कहता हूँ यहाँ ही नहीं, आगे एस पी डी एफ ब्लॉक की अलग अलग यूनिट दे रखी हैं कॉलेज लेवल के अंदर, वहां से भी कवर होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि इनका नामकरण, 100 जो एटॉमिक नंबर है उससे ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये भी चीज आती है। फिर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यहां से भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, चाहे विद्युत ऋणता के बारे में तुलना करवा ले, चाहे आप इसमें आयनन विभव वगैरह के बारे में तुलना करवा ले, कहीं ना कहीं जो कंपेरेबल क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछता ही पूछता है, जो बिल्कुल लॉजिक बेस होता है। इसमें एटॉमिक एंड आयनिक रेडी अर्थात इसकी परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्याएं होती हैं वो किस प्रकार से घटती बढ़ती हैं उसके बारे में। इसके बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनिक ऊर्जा जो है वो क्या होती है, आयनन विभव किस प्रकार से घटता है किस प्रकार से बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, उसके बारे में चर्चा करनी होती है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी यानी कि संयोजकता, देखिए यही चीज जो संयोजकता वाली वेरिएबल वैलेंसीज आती हैं, ये वैलेंसी वाली बात यहाँ पर भी आती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता है उसकी चर्चा भी यहाँ पर इस यूनिट के अंदर अपने को करनी होगी। तो ये भी एक 11th क्लास का जो टॉपिक है वो रहेगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें नीचे तो 4th यूनिट है वो इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था, साम्य, रासायनिक और आयनिक साम्य मुख्य रूप से काम करते हैं। तो ये भी 11th क्लास का ही एक टॉपिक रहता है, जिसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन यानी कि मुख्य रूप से द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम है वो किस प्रकार से वर्क करता है, इट्स एप्लीकेशंस टू होमोजेनस इक्विलिब्रिया, ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से जो समांगी विलयन होते हैं उनके अंदर किस प्रकार से साम्य है वो स्थापित होता है। इसके बाद में ले चेटेलियर प्रिंसिपल, ला सातेले का सिद्धांत एंड इट्स एप्लीकेशन टू फिजिकल एंड केमिकल सिस्टम, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनके अंदर किस प्रकार से ये आपका ला सातेले रूल है वो काम करता है। भौतिक परिवर्तन जो अवस्थाओं के अंदर ठोस द्रव गैस में परिवर्तन होता है उसमें कैसे काम करता है, और केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें ये कैसे वर्क करता है उसके बाद में। और इसके बाद में बात करते हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रिया यानी कि रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सांद्रता वगैरह, टेम्परेचर वगैरह किस प्रकार से प्रभावित करता है ना, दाब वगैरह किस प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशंस, यानी कि जो विलयन हैं उनके अंदर आयनों के अपघटन होने से, विघटन होने से किस प्रकार से साम्य है वो प्रभावित होता है। फिर एसिड बेस कंसेप्ट, अम्ल और क्षार, इनके जो कंसेप्ट हैं मूल रूप से, और उसके अंदर अलग अलग जो अम्ल क्षार के लिए आर्यनियस जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ब्रोंस्टेन लोरी कॉन्सेप्ट क्या है, लुईस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करनी होती है। उसके बाद में पीएच स्केल, ठीक है, किस प्रकार से पीएच के ऊपर अपन मेजरमेंट करते हैं, एसिड कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। इसके बाद में बफर सॉल्यूशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो एसिड और बेस को मिक्स करके मिला करके सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, बफर सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी पीएच है वो वेरी करती है थोड़ी बहुत। इसके बाद में डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल और क्षारक हैं उनका विघटन किस प्रकार से होता है, ठीक है, कैसे वो अपने आयनों के अंदर टूटते हैं उसके बारे में। इसके बाद में कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, सम आयन प्रभाव, किस प्रकार से वो उसके टूटने को प्रभावित करेगा। जो विघटन हो रहा है तो उसके अंदर कौन सा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो आयन उपस्थित है उसकी सांद्रता ज्यादा बढ़ती है, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट ये रहता है सम आयन प्रभाव एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी इसके क्या महत्व हैं। उसके बाद में सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेज, यानी कि जो विलेयता है उसके क्या क्या उत्पाद हैं, किस प्रकार से उनके अनुप्रयोग होते हैं आपके सामने के अंदर। तो ये चारों यूनिट हैं, ये 11th क्लास की ही केमिस्ट्री से कवर होने वाली यूनिट है,
और इनमें 11th क्लास की एनसीईआरटी जो वर्तमान सिलेबस के अंदर वर्क कर रही है, लागू है, उससे बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए अपन कितने भी ओल्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनकी चर्चा अपन कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 यूनिट उनकी चर्चा अपनी हुई। उसके बाद में अगर अपन बात करें आगे नेक्स्ट यूनिट की, तो देखिए केमिकल इक्विलिब्रिया के बाद में नेक्स्ट जो 5th यूनिट निकल करके आती है, तो उसकी बात अगर अपन करें तो देखिएगा नंबर 5 5th यूनिट है वो रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, अपौपचय अभिक्रियाएं, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये दोनों जिसमें शामिल होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन ये भी 11th क्लास की ही यूनिट है। इसके बाद में कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि मूलभूत जो इसकी अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, रेडॉक्स रिएक्शन किस प्रकार से संपन्न होती है, और यहां से क्वेश्चन मूल रूप से बनता है। ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी आयन वगैरह दे करके और उसमें कोई एक मूल एटम देता है कि इस परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, ये चीज पूछी जाती है। उसके बाद में बैलेंसिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो बैलेंस करने वाला है ये, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है वैसे, लेकिन अगर इसको भी कहीं ना कहीं जो पीछे अपन गुणांक लगाएंगे उस गुणांक के बारे में कोई क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, या जो इसको बैलेंस करने की मेथड्स हैं उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन बनता है वो ऑक्सीडेशन नंबर पूछे जाने से संबंधित क्वेश्चन है वो आरपीएससी बना सकती है। उसके बाद में बात करते हैं, तो ये 5 यूनिट हैं, वो भी 11th क्लास की ही है। इसके बाद में 6वीं यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कार्बनिक रसायन, ये भी 11th क्लास का ही टॉपिक है। डिफरेंट मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, यानी कि शुद्धिकरण के लिए अलग जो कि मिश्रण है, उन मिश्रण को शुद्ध करने के लिए जो अलग अलग रूल्स हैं या अलग अलग विधियां हैं, जैसे प्रभाजी आसवन विधि है, आसवन है, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है, इस प्रकार से अवसादन है, अलग अलग विधियां हैं वो काम में ली जाती हैं। तो सॉल्यूशंस को या मिक्सर्स को अलग करने के लिए जो मेथड काम में ली जाएंगी वो। इसके बाद में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक मुख्य रूप से, और जो मात्रात्मक परीक्षण होते हैं उनके बारे में, टाइट्रेशन वगैरह आती हैं उनके बारे में जानकारी है। क्लासिफिकेशन एंड आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहां से एक क्वेश्चन आईपीएसी नोमेनक्लेचर से संबंधित एक क्वेश्चन है वो आरपीएससी डेफिनेट पूछती है, 100% पूछती है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से कवर करता है ये जो यूनिट है अपनी। इसके बाद में होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, यानी कि समांश और विषमांश विखंडन, बॉन्ड है वो किस प्रकार से टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही एटम की तरफ जाएंगे या फिर दोनों एटम की तरफ समान रूप से जाएंगे, तो इसके आधार पर ये होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। इसके बाद में फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कार्बोकेटाइन एंड कार्ब एनाइन, कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन, ये कैसे बनते हैं। फिर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में ही जो समूह है वो कौन से हैं, एंड न्यूक्लियोफाइल समूह कौन से हैं, नाभिक स्नेही कौन से हैं। और उसके बाद में टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, यहाँ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप जो हैं और उनकी मैकेनिज्म है वो आगे जो कॉलेज लेवल वाला सिलेबस दे रखा है उसके अंदर भी, जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कौन सी हैं, विलोपन रिएक्शंस कौन सी हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, ये सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर तो ये केवल एक नाम डाला हुआ है, बाकी आगे कॉलेज वाला जो सिलेबस है उसके अंदर इसके अलग अलग टाइप भी दे रखे हैं कि कौन कौन से टाइप की रिएक्शन है वो अपने को पढ़नी है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, तो 7th यूनिट जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर दी हुई है वो है अपनी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट के अंदर सबसे पहले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जो अपन श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस, इनका नोमेनक्लेचर है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो इनका फॉर्मेशन मेथड्स हैं, कैसे इनको बनाया जाएगा, एंड आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस, इसकी चर्चा अपने को करनी होगी। इसके बाद में बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसके अंदर है बेंजीन, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके जो व्युत्पन्न हैं उनके बारे में, कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। इसके लिए मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो एरोमेटिसिटी यानी कि वलय वाला गुण है, ठीक है, चक्रीयता का जो गुण है उसका मूल कंसेप्ट क्या है, किस प्रकार से इसको अपन डिफाइन करते हैं,
केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण, ये यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, इसके जो व्युत्पन्न हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन रिएक्शंस वगैरह, ये सारी की सारी चर्चा है वो अपने को हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर करनी होगी, और ये भी एक 11th क्लास का क्या है टॉपिक ही रहेगा। इसके बाद में जो अगली यूनिट यहाँ पर आती है वो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स, ये फिजिक्स की यूनिट है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये जो 7 यूनिट हैं वो अपनी 11वीं 12वीं यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की दी हुई हैं, और सातों की सातों यूनिट हैं वो 11th क्लास के सिलेबस से हैं। तो ये एक विशेष बात है, अपने को सिलेबस का एनालिसिस जब करते हैं तो ये बात पता चलती है कि ये जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर दिया हुआ सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री में केवल 7 चैप्टर हैं वो 11th क्लास की केमिस्ट्री से हैं। तो फिर 12th क्लास से क्या पूछा जाएगा, तो 12th क्लास की केमिस्ट्री जो पूरी की पूरी ही है शामिल की गई है वो ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर दी हुई है। तो अपन आगे चर्चा करते हैं ग्रेजुएशन लेवल से कौन कौन से टॉपिक हैं वो शामिल हैं और किस प्रकार से उनको अपने को सीनियर क्लास की या बची हुई 11th क्लास की, और 2-3 यूनिट ऐसी हैं जो ना तो सीनियर में है ना जूनियर में है, उनको कॉलेज से कवर करना होगा। तो देखिए बात करते हैं अपन ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी यूनिट हैं वो शामिल हैं। तो देखिए आते हैं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अपन देख पा रहे हैं जिसमें पहले बायोलॉजी की यूनिट दी हुई है, आगे अपन बात करते हैं तो केमिस्ट्री, इसके बाद में देखिएगा ये सभी बायोलॉजी की यूनिट्स चल रही हैं। इसके बाद यहाँ जो यूनिट आती है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर और पहली यूनिट है, लेकिन मुख्य रूप से अगर अपन इसकी चर्चा करते हैं तो ये ग्रेजुएशन लेवल की यूनिट ना होकर के और ये सीनियर क्लास का ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का एक चैप्टर है, ठीक है। और इसमें जो अपन एक एक कंसेप्ट देखेंगे आगे या टॉपिक देखेंगे तो वो सारे के सारे सीनियर की जो एनसीईआरटी की बुक है वो कवर करती है इसको, ठीक है। तो अपनी चर्चा यहाँ पर जो रहेगी इससे संबंधित वो क्या है, देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या, किसी भी कोई भी अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया, फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर एक कंपाउंड दिया K4 एंड आफ्टर दैट FeCN6, ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, देकर के यहाँ पर ये जो सेंट्रल एटम दे रखा है या धातु दे रखा है, केंद्रीय धातु परमाणु, उसकी अपने को क्या पूछता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है। इसी प्रकार कोई भी कंपाउंड देकर के कोऑर्डिनेशन नंबर है वो पूछ सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछने की बहुत संभावना बनती है। उसके बाद में लिगेंड्स, उपसंयोजक यौगिकों के अंदर जो संकुल में जुड़ने वाले ये जो स्पीसीज हैं वो क्या है, लिगेंड्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स यानी कि ऋणायनिक, धनायनिक, ठीक है, या उदासीन, मुख्य रूप से ऋणायनिक और उदासीन लिगेंड हैं वो आती हैं, या लोन पेयर वाली लिगेंड्स जो होती हैं उनकी अपने को चर्चा करनी होती है। फिर एक दंतुक हैं, द्विदंतुक हैं, बहुदंतुक लिगेंड हैं, उभयदंतुक लिगेंड हैं, उन सभी लिगेंड्स की अपन चर्चा करेंगे, देयर टाइप्स इसकी चर्चा करेंगे। एंड वर्नर थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत जो कि प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता है उसकी व्याख्या करता है। ये चीज भी अपने को यहाँ से सीनियर क्लास की जो बुक है वो एकदम से सफिशिएंट इन सभी चीजों को पूरा करती है। आईवीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, किस प्रकार से कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है उसका अपन नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, और कैसे अगर कोई आईपीएससी नाम दिया हुआ है तो उससे कोई कंपाउंड का फॉर्मूला अपन डेराइव कर सकते हैं। ये चीज भी अपन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर देखेंगे, जो कॉलेज लेवल की फर्स्ट यूनिट ही है। इसके बाद बात करते हैं एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर। ये देखिए ये एक विशेष बात है, कॉलेज लेवल के ऊपर अगर देखा जाता है तो बाइन्यूक्लियर यानी कि जो संकुल है उस संकुल के अंदर 2 धातु परमाणु दे रखे हों, ऐसा जो लेवल है वो कॉलेज पे ही है। स्कूल लेवल के ऊपर केवल मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड्स हैं वो शामिल हैं, लेकिन अगला सिलेबस में, सिलेबस कॉलेज लेवल का है लेकिन बाकायदा लिखता है इस चीज को कि मोनोन्यूक्लियर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वही अपने सिलेबस में शामिल हैं। तो ये चीज तो सीनियर की जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत अच्छी तरह से कवर करती है। इसके बाद में आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता अलग अलग तरह की। इसके बाद में शेप्स, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन है, आकृति ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन है वो निश्चित तौर पर, और हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा होता है उससे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। कलर्स, किस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर और जो उपसंयोजक यौगिक है वो कलर, डिफरेंट कलर प्रदर्शित करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन कॉम्प्लेक्सेस यानी कि विभिन्न संकुल हैं उनके अंदर जो चुंबकीय गुण हैं वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो बोर मैग्नेटॉन के अंदर
म्यू बी एम बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर, और ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको निकालने के लिए यहाँ पर अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, इस फॉर्मूला के एन यहाँ पर क्या होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनके नंबर्स हैं, उनकी संख्या है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण है वो भी निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन कॉम्प्लेक्सेस ये, उसके बाद में स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि इनका स्थायित्व है वो किस प्रकार से अपन निकालेंगे। तो इसके अंदर भी जो अपन मुख्य रूप से उत्पादों की सांद्रता को डिवाइड करेंगे अभिकारकों की सांद्रता से, और उसी प्रकार से अपन स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो निकाल लेते हैं। फिर मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, धातु कार्बोनिल लिगेंड जो CO लिगेंड है, इसका मेटल के साथ में और कॉम्बिनेशन होने के ऊपर बनने वाले, जैसे अपन देखें NiCO4 निकिल टेट्रा कार्बोनिल, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और ये क्वेश्चन जो आरपीएससी 2022 और अभी संस्कृत डिपार्टमेंट वाली जो आरपीएससी एग्जाम्स हुई, उन दोनों के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं होकर के ऐसा था कि निम्न में से और किसका जो संयोजकता है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो सबसे कम किस में है। तो यहाँ पर तो देखेंगे जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये आरपीएससी 2022 के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन और अभी संस्कृत डिपार्टमेंट में भी पूछा गया क्वेश्चन है ऐसा। तो ये चीज अपन देखेंगे। उसके बाद में क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, बॉन्डिंग एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। तो ये बात रहेगी मुख्य रूप से अपनी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला यूनिट है उससे संबंधित। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट यूनिट जो आती है उसकी। तो नेक्स्ट जो कॉलेज लेवल की, ये फर्स्ट यूनिट थी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कॉलेज लेवल की सेकेंड यूनिट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, आणविक संरचना। ये अपना केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर था उसके अंदर भी कुछ हिस्सा कवर होता है। इसके बाद में देखिएगा आगे जो वहां बच जाता है वो चीज क्या आती है, एलिमेंट्री आइडिया अबाउट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत है उसके बारे में प्राथमिक जानकारी। तो बिल्कुल वीबीटी है वो दी हुई है 11th क्लास के अंदर। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर सिंपल होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी बार पूछा गया क्वेश्चन है C2 अणु, इसके अंदर जो पाए जाने वाले दोनों बॉन्ड हैं C डबल बॉन्ड C, ये बॉन्ड किस टाइप के हैं, तो दोनों ही पाई टाइप के बॉन्ड होते हैं। ये चीज बिल्कुल एनसीईआरटी से, अब ये कॉलेज लेवल का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ग्रेजुएशन लेवल में शामिल है, लेकिन ये 11th क्लास की ही केमिस्ट्री से दिया हुआ उठाया हुआ क्वेश्चन है। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, ठीक है। संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, ये भी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर सीनियर क्लास वाली जो टेक्स्ट बुक है वो इसको कवर करती है, CFT को। और बाकी ये जो अपनी VBT और VSEPR थ्योरी हैं उनको 11th क्लास का जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है वो एकदम कंप्लीट करता है। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो निकालने की आवश्यकता है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी कहाँ से, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ओल्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, वहां से निकालने की आवश्यकता है। इसके बाद बात करते हैं अपन नंबर 3, थर्ड यूनिट, तो स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। इसमें गैसियस स्टेट, गैस अवस्था, तो इसमें गैस लॉ है ना, अलग अलग जो गैसों के लिए नियम है, बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गेलुसेक का नियम है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। इसके बाद में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब के लिए डाल्टन का नियम। इसके बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, इसके लिए जो गतिक सिद्धांत है मुख्य रूप से। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि जो आदर्श गैस समीकरण है, गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, डेविएशन, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि क्रांतिक ताप, गैसों का क्रांतिक ताप ज्यादा होने के ऊपर उसकी विलेयता बढ़ती है, घटती है, क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करनी होती है। उसके बाद में ये आपका लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का द्रवीकरण, द्रवीकरण के अंदर ही ये क्रांतिक ताप है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, वो रोल अपना अदा करता है। तो ये गैसियस स्टेट, ये भी मुख्य रूप से किसमें है, 11th क्लास के अंदर शामिल है। लिक्विड स्टेट, दोनों चैप्टर दे रखे हैं अलग अलग, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट।
प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, द्रवों के गुण, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या है, विस्कोसिटी, विस्कासिता, कोएफिशिएंट एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी कि विस्कासिता गुणांक जो है, ठीक है, ये क्या है। इसके बाद में तो ये बात होती है अपनी गैसियस स्टेट और जो आपकी लिक्विड स्टेट, ये 11th क्लास की केमिस्ट्री कवर करती है, और जो सॉलिड स्टेट है ये 12th क्लास की केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है। वर्तमान में जो सिलेबस रिड्यूस हो गया उसके बाद नहीं, पहले वाली जो आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे 2021 वाली, जिसमें पूरा सिलेबस इंक्लूड किया हुआ है, उसमें पहला ही चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जो ठोस हैं उनका आयनिक ठोस हैं, सहसंयोजक ठोस हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय, इस प्रकार से अलग अलग तरह के सॉलिड हैं। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट ब्रेवे के क्रिस्टल जालक हैं, उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड है, आपका काय केंद्रित है, ठीक है, या जो आपका फेस सेंटर्ड एफसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड सेंटर्ड ईसीसी जो स्ट्रक्चर है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग टाइप की, ये सॉलिड स्टेट। तो बात आती है कौन सी, कि यहाँ पर अपन जब चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से क्या है कि गैसियस स्टेट है ये, और जो अपनी लिक्विड स्टेट है ये लिक्विड स्टेट, और ये गैसियस स्टेट, ये तो 11th क्लास से, और जो सॉलिड स्टेट वाला पोर्शन है अपना वो 12th क्लास से। ये आराम से कवर हो जाता है, कहीं अपने को कॉलेज के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से कवर होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे यूनिट 4th, जो कि कॉलेज लेवल की है। 7 यूनिट हैं वो स्कूल लेवल की, यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे 4th यूनिट जो कॉलेज लेवल की है उसकी। तो देखिए, ये देखो अभी यहाँ पर कहाँ से अपनी बात ये निकल कर आती है कि कॉलेज लेवल के ऊपर अलग से चीज दी हुई है, बिल्कुल भी नहीं। बात करते हैं अपन आगे, तो देखिएगा ये जो यूनिट 4th, ठीक है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, तो बिल्कुल ये जो पीरियोडिक टेबल है उसी का आगे बढ़ा हुआ रूप है। इसके अंदर अपन देखेंगे पोजीशन इन टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर जीरो ग्रुप कहाँ है, तो लास्ट में जो 18th ग्रुप है उसमें। इसके बाद में आइसोलेशन, यानी कि किस प्रकार से उनको अलग किया जाएगा। कंपाउंड्स ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, तो इनके अंदर मुख्य रूप से जो जीनोन है, ठीक है, जीनोन के ऑक्साइड और फ्लोराइड, ये मुख्य रूप से इन कंपाउंड्स की, जीनोन के कंपाउंड्स हैं उनकी ही चर्चा करनी होती है। और ये बहुत अच्छी तरह से जो सीनियर क्लास का पी ब्लॉक वाला चैप्टर है उसके अंदर सारी चीजें दी हुई मिलेंगी। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक है वो पूरा का पूरा 11th क्लास कवर करती है, और पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर जो 6 अपने अलग अलग वर्ग हैं, 6 में से जो 2 वर्ग हैं 13वां और 14वां, ठीक है, 13वां और 14वां वर्ग है उसको 11th क्लास की केमिस्ट्री का पी ब्लॉक कवर करता है। और उसके बाद में 15, 16, 17 और 18, ये जो चारों, यानी ये तो जीरो ग्रुप हो ही गया, और ये जो 3 बचते हैं 15, 16, 17, ठीक है, हेलोजन, चैल्कोजन, निकोजन ग्रुप जो है अलग अलग, ये 12th क्लास की केमिस्ट्री है उसको कवर करती है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज, कहीं से कुछ भी आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेज में भी उठा करके देखेंगे ये कि ये चीजें सेम मिलेंगी। इवन कॉलेज में सिस्टमेटिक और नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक दिया हुआ चीज है। उसके बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक दोनों सीनियर क्लास का टॉपिक है, सीनियर क्लास के चैप्टर हैं। अब अपन पूछेंगे कि ये कॉलेज लेवल के हैं, सीनियर क्लास में से कैसे, तो भाई सीनियर क्लास का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में शामिल किया गया है, एक भी नहीं है ऐसा टॉपिक। तो फिर सीनियर क्लास में से क्या कोई क्वेश्चन नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और यहाँ यही यूनिट है वो कवर करेंगे। तो देखिए डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ना, जैसे कि कलर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अंदर वो आपकी वेरी करने वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसीज हैं, परिवर्तनशील संयोजकताएं, वो सभी चीजें यहाँ आती हैं। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि संकुल बनाने की प्रवृत्ति, डी ब्लॉक के कैरेक्टर जो है उनके अंदर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसी प्रकार से जैसे कि अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में देखते हैं वैसे ही यहाँ निकलेंगी। उसके बाद में इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, मुख्य रूप से जो अपन देखते हैं कि अंतराकाशी यौगिक, ठीक है, जैसे कि कोई सॉलिड है उसके अंदर बीच में अंतराकाश है, उसमें कोई गैस वगैरह है वो फिक्स हो जाती है, तो इस प्रकार से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। फिर कैटेलिक प्रॉपर्टीज, उत्प्रेरकीय गुण, और एलॉयज,
मिश्र धातु, ठीक है। तो इससे संबंधित भी ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, ये दोनों ही सीनियर क्लास के अंदर कवर होते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही पीरियोडिसिटी वाला पीरियोडिक टेबल को ही आगे एक्सटेंड किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इसके जो प्रभाव हैं अलग अलग वो, एंड सुपर हैवी एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि अति भारी तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, सुपर हैवी एलिमेंट्स। तो 92 नंबर पे यूरेनियम आता है, उसके बाद के सारे ही एलिमेंट्स हैं वो सुपर हैवी एलिमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। तो ये डी एंड एफ ब्लॉक जीरो ग्रुप सीनियर क्लास से, एस ब्लॉक कंप्लीटली 11th क्लास से, टी ब्लॉक के दो जो वर्ग हैं वो 11th क्लास से, बाकी 12th क्लास से, डी एंड एफ ब्लॉक 12th क्लास से पूरा कवर होता है, कहीं कोई भागने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं जो 5th यूनिट है कॉलेज की, इसके अंदर मेटल एंड मेटलर्जी, तो ये भी सीनियर क्लास के अंदर पूरा का पूरा दिया हुआ है। मिनरल्स एंड ऑरेज, यानी कि जो खनिज और अयस्क पूरे अलग अलग जो चारों यहाँ पे ये मेटल, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, इन सब के सारे जो अयस्क और खनिज हैं वो दिए हुए हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से 12वीं क्लास के अंदर दिया हुआ चैप्टर है, जबकि कॉलेज में तो ये मिलेगा भी नहीं। इसके बाद में नॉन मेटल्स हैं एंड देयर कंपाउंड्स, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और हेलोजन्स। हेलोजन के अंदर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोस्टली जो आपके क्लोरीन के जो अम्ल वगैरह हैं पी ब्लॉक के अंदर मिलेंगे पूरे के पूरे। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और इसके एलोट्रोप्स, यानी कि जो मुख्य रूप से इनके देखते हैं अपन जो अलग अलग रूप, अपर रूप जो है एलोट्रोप्स, ठीक है, ये पूरे के पूरे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड देयर यूजेस सारे के सारे अपने सीनियर क्लास का जो पी ब्लॉक है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। सीमेंट एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इतना टॉपिक जो है ये अपने को मिलेगा 11th क्लास की बुक के अंदर। तो सारी की सारी चीजें हैं वो 11th और 12th क्लास से कवर होने वाली हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं 6th यूनिट की, तो देखिएगा आगे नंबर 6 पे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये कॉलेज लेवल की 6वीं यूनिट है। 7 यूनिट जो स्कूल लेवल की हैं वो अलग अपन ने चर्चा कर ली है। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, इसके अंदर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, यानी कि अणुसंख्यता और कोटि, ऑर्डर कोटि और ये आणविकता। रिएक्शन कौन कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस एंड देयर रेट एक्सप्रेशन, यानी कि जो वेग समीकरण है अलग अलग, समाकलित वेग समीकरण और अवकलित वेग समीकरण। डेरिवेशन की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, अपने को फाइनल फॉर्मूला चाहिए और मोस्टली यहाँ पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना है वो बनती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं जिनके अंदर कोटि और अणुसंख्यता के अंदर भिन्नता पाई जाती है, ये रिएक्शंस। इसके बाद में आरएनएस इक्वेशन, क्लेजन थ्योरी यानी कि संघट्ट सिद्धांत एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, यानी कि सक्रियता संकर सिद्धांत या सक्रियता संकुल सिद्धांत। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बहुत अच्छी तरह से सीनियर क्लास के अंदर दिया हुआ है। सीनियर क्लास के अंदर क्या चीज नहीं है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो नहीं है, और ये निश्चित तौर पर अपने को ये चीज कहाँ से पढ़नी पड़ेगी, ये चीज कॉलेज वाले लेवल से अपने को पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। केवल सेकेंड ऑर्डर वाली जो रिएक्शन है, ये अभी तक की चीजों में अपन देखेंगे तो केवल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है केमिकल काइनेटिक्स में वो अपने को सीनियर क्लास की बुक के अंदर नहीं मिलेगी, इसको अपने को अलग ही पढ़ना होगा बस। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसके अंदर मुख्य रूप से जो हाफ रिएक्शंस है, हाफ टाइम रिएक्शंस मुख्य रूप से इनकी अर्धायु काल की रिएक्शन है वो, या फिर इसकी जो वेग स्थिरांक की जो इक्वेशन है वो मुख्य रूप से देखनी है, कुछ एक एग्जांपल्स वगैरह हैं वो देखने हैं। इसके बाद में सॉल्यूशन 7वीं यूनिट, ये भी सीनियर क्लास का चैप्टर। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब के अंदर मुख्य रूप से कमी आना, अपेक्षित अवनमन कमी। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक जो है उसमें कमी। इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो क्वथनांक है उसके अंदर मुख्य रूप से क्या होना, उन्नयन होना, बढ़ना। इसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो विलय है मुख्य रूप से उसका यहाँ पर आणविक द्रव्यमान होता है वो कैलकुलेट करने होता है। यहाँ पर m
मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद में एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ए सॉल्यूट्स, यानी कि जो विलय हैं उनका संगुणन और उनका वियोजन, यानी कैसे वो जुड़ेंगे जब किसी उपयुक्त विलायक के अंदर उनको डाला जाएगा, सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो कैसे वो एसोसिएशन यानी कि जुड़ते कैसे हैं, संगुणन कब होता है और वियोजन कब होता है, और इनके लिए संयोजन और वियोजन के लिए अलग अलग गुणांक निकालने होते हैं। और यहाँ पर एक 1/2 कांस्टेंट आता है, 1/2 गुणांक आता है, 1/2 कोएफिशिएंट है ना, आई 1/2 गुणांक आई, इसकी भी अपने को चर्चा यहाँ पर करनी है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपका सीनियर क्लास की केमिस्ट्री है वो इसको कवर करती है, कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ ये केमिकल काइनेटिक्स में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो अपने को अलग कॉलेज से पढ़नी है। अब बात करते हैं अपन जो कॉलेज लेवल की 8वीं यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रोड विभव की बात करें, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कंडक्टेंस चालकत्व क्या है, सेल कांस्टेंट, स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ना, विशिष्ट और तुल्यांकी चालकता, कोलराउस लॉ, ठीक है। जो मुख्य रूप से अपन जब बात करते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं है ना, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, उनके लिए जो चालकता वगैरह, मोलर चालकता वगैरह कैलकुलेट करने के लिए कोलराउस लॉ है वो वर्क करता है, अप्लाई करते हैं इसको एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसके बारे में चर्चा करनी है। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता और विलेयता के जो उत्पाद हैं उनको, इसके अलग अलग जो अपने कॉन्सेप्ट हैं उनकी चर्चा करनी होगी। इसके बाद में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी अनंत तनुता के ऊपर, जब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अपनी ज्यादा सांद्रता के ऊपर टूटते नहीं है तो अपने को विलायक ज्यादा घोलना पड़ता है, विलायक ज्यादा घोलने के ऊपर उसकी जो तनुता है वो बढ़ती है। तो अनंत तनुता के ऊपर, या अपन यूं भी कह सकते हैं कि शून्य सांद्रता के ऊपर, ठीक है। तो जो अपनी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तुल्यांकी चालकता है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है ना, जो स्थिरांक है, इसकी चर्चा। तो ये भी अपना सीनियर क्लास का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये पूरा का पूरा सारे के सारे पॉइंट हैं उनको कवर करती है, कहीं भी अपने को अलग जाने की कोई आवश्यकता नहीं पूरा। और ना सिर्फ कवर करती है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, एक एक क्वेश्चन बनता है, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं। 9वीं जो यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण अवशोषण, उसके बारे में चर्चा करें। होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस कैटालिसिस, ठीक है, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं मुख्य रूप से। कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस यानी कि कोलॉइडी विलयन और जो निलंबन है उनके बारे में। तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से सीनियर क्लास की केमिस्ट्री के अंदर समझाया हुआ है, 5वां चैप्टर जो सीनियर क्लास का है उसमें। उसके बाद में बात करते हैं जो 10वीं यूनिट है कॉलेज लेवल की, रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें देखो इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट के ही नाम से इसको, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। उसके बाद में एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये जैसा मैंने कहा कि योगात्मक यानी कि योगात्मक अभिक्रियाएं और ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, ये मुख्य रूप से चलती हैं। ये नाभिक स्नेही हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही टाइप की हो सकती हैं। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो ये SN1 और SN2, ठीक है। इसके बाद में एलिमिनेशन रिएक्शंस यानी कि जो आपकी विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं वो। उसके बाद में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप यानी कि कोई भी क्रियात्मक समूह लगता है उसका दिशात्मक गुण, जैसे बेंजीन वगैरह के ऊपर कोई क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, ठीक है, वो जो ग्रुप है वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धकेलता है, ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है वाला है, प्रतिकर्षी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, उनका। और मुख्य रूप से रिएक्शन की मैकेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, अनुनाद प्रभाव है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, प्रेरण प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये सब चीजें निकल के आती हैं। ये यूनिट जो है ये अपने को कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मेरे पास में CBH की बुक थी और उस CBH की बुक के अंदर फर्स्ट ईयर वाली बुक के अंदर और जो पहली ही यूनिट दी हुई है वो रिएक्शन मैकेनिज्म की ही दी हुई है।
ये अपने को कॉलेज से पढ़नी होगी। रिएक्शन मैकेनिज्म वाली जो यूनिट है वो अपने को कंप्लीट अपने को कहां से पढ़नी है, हालांकि इसका बेस है वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली जो यूनिट अपन ने देखी थी 11th क्लास वाली, वहां से इसका बेस तैयार हो जाएगा, लेकिन इसको अपने को विस्तृत पढ़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा, कॉलेज वाली बुक है उसके अंदर जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये यूनिट ऐसी है जिसको अपने को कहां से पढ़ना है, कॉलेज से पढ़ना है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आगे तो देखिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद में ये 10वीं यूनिट होगी। इसके बाद में देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स, ठीक है। इस यूनिट के अंदर अपन जब चलते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स के अंदर ये कंप्लीटली इस यूनिट को 11वीं 12वीं में कहीं नहीं है ये यूनिट अपने को ग्रेजुएशन लेवल से पढ़नी पड़ेगी, ग्रेजुएशन लेवल से ये पढ़नी ही पढ़नी है। यूवी अल्ट्रावायलेट विजिबल्स, लैम्बर्ट बियर्स लॉ, ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर डायरेक्ट नाम है, एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल अपने को तैयार करने हैं और वहां से क्वेश्चन हुआ निश्चित तौर पर पूछ लिया जाता है। वेरियस शिफ्ट्स यानी कि किस प्रकार से अलग अलग जो अपने लैम्डा मैक्स है वो किस प्रकार से आगे पीछे या फिर अपने लेवल से नीचे ऊपर किस प्रकार से वेरी करता है, ठीक है। लैम्डा मैक्स की वैल्यूज फॉर डाइईन्स यानी जहां पर दो जगह डबल बॉन्ड आ रहे हैं, अलग अलग उनके डेरिवेटिव्स हैं उनमें। पॉलीईन्स यानी कि जहां पर दो से भी ज्यादा जगह डबल बॉन्ड आ रहे हैं। इनोन्स कंपाउंड जो हैं उनके लिए मुख्य रूप से, हालांकि कंपाउंड दे दिए डाइईन्स, पॉलीईन्स एंड इनोन्स, इन कंपाउंड्स के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना। तो इसके लिए अलग अलग ग्रुप्स के लिए किसके लिए कितना लैम्डा मैक्स होता है, ठीक है, ये चीज उनको ऐड करके मल्टीप्लाई करके और उसके हिसाब से निकालना होता है। यहां से भी क्वेश्चन है वो आरबीएसई पूछती है। इसके बाद में आईआर, ठीक है, इसमें देखो मुख्य रूप से क्या है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस निकालने होते हैं अलग अलग, हुक्स लॉ, इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ आईआर बैंड्स यानी कि इंफ्रारेड, ठीक है, अवरक्त जो बैंड बनते हैं वो अलग अलग किस पोजीशन के ऊपर बनेंगे, इस के बारे में जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अलग अलग तरंगदैर्घ्य दिए हुए होते हैं, उसके लिए कौन कौन सा इंफ्रारेड बैंड्स बनेगा इसकी चर्चा पूछी जाती है। फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है, कौन से क्षेत्र के अंदर फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र कौन सा होता है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स यानी कि अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह हैं, उनके लिए जो अधिशोषण गुणांक हैं, उनके जो गुण हैं उनके बारे में चर्चा करना। तो ये यूनिट जो है वो कंप्लीटली कहां से पढ़नी है, कॉलेज से पढ़नी है। तो इससे पहले वाली जो रिएक्शन मैकेनिज्म थी वो भी कॉलेज से पढ़नी होगी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली जो यूनिट है वो भी कहां से पढ़नी होगी, कॉलेज की बुक से ही पढ़नी होगी, ये जूनियर सीनियर क्लास में नहीं है। उसके बाद में बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 12वीं यूनिट कॉलेज में से शामिल। उसके बाद में इसमें देखो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रोल ऑफ ए बल्क एंड ए ट्रेस मेटल आयंस बायोलॉजिकल सिस्टम्स विथ ए स्पेशल रेफरेंस ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड कॉपर। तो मुख्य रूप से देखो जो अपनी सीनियर क्लास की केमिस्ट्री है उसके अंदर मैग्नीशियम और ये चीजें ये बायोलॉजी वाली यूनिट के अंदर भी मिलेंगी। बायोलॉजी के अंदर मुख्य रूप से अपन हीमोग्लोबिन और पर्णहरित जब पढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन का रोल पूरा, स्ट्रक्चर वगैरह पूरी कंप्लीट, और मैग्नीशियम है वो हरित लौह के अंदर, ये चीज अपने पढ़ेंगे। लेकिन कॉपर, कैल्शियम, इनके लिए थोड़ा सा अपने को क्या जाना पड़ेगा, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट है कॉलेज की उसमें से अपने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक है उसमें से कॉलेज से इसको थोड़ा देखना पड़ सकता है। तो ये यूनिट कॉलेज लेवल की होगी। इसके बाद में यहां पर देखिए तो देखो अभी तक 3 यूनिट ऐसी हैं जो केमिस्ट्री में अपने को कॉलेज से पढ़नी है। इससे पहले वाली रिएक्शन मैकेनिज्म, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी बहुत ज्यादा नहीं, आधी यूनिट है वो सीनियर क्लास से कवर हो जाती है लेकिन कॉलेज से पढ़नी पड़ेगी, तो 3 यूनिट हुई। अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, 13वीं यूनिट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, कंप्लीट यूनिट है वो 12वीं की जो केमिस्ट्री है वो पूरा करती है इसको एकदम से एफिशिएंट, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। पॉलीमर्स 14वीं यूनिट, तो इसके अंदर नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, प्राकृतिक और संश्लेषित जो बहुलक हैं, कंप्लीट सीनियर क्लास की बुक है वो कवर करेगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कॉलेज में देखने की भी आवश्यकता नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपन देखते हैं 15वीं यूनिट, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो केमिकल इन मेडिसिन्स
ठीक है। जो औषधियां हैं उनके अंदर अलग अलग रसायन कौन कौन से हैं। केमिकल इन फूड यानी कि भोजन के अंदर जो मुख्य रूप से एंटी एसिड वगैरह हैं या परिरक्षक वगैरह हैं ये। फिर ये मुख्य रूप से क्लीनिंग एजेंट हैं ये, यानी कि साबुन और अपमार्जक, इनके बारे में। तो ये 15 यूनिट हैं कॉलेज की, और 7 यूनिट हैं वो हैं स्कूल लेवल के ऊपर जो दी हुई हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली। इन यूनिट के अंदर जो टोटल 22 यूनिट हैं, सॉरी 22 यूनिट, ठीक है, किस किस प्रकार से, 7 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाली, और ये 15 यूनिट कौन सी, कॉलेज लेवल वाली। टोटल 22 यूनिट होती हैं। इनमें से मात्र और मात्र 3 यूनिट ऐसी हैं जिनको कॉलेज लेवल की बुक से पढ़ना चाहिए, और निश्चित तौर पर पढ़ना चाहिए, और निश्चित तौर पर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल A to Z पूरा इस चैनल के ऊपर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल 3 यूनिट हैं वो कॉलेज लेवल की पढ़ी जानी है, और बाकी सारे के सारे जो जूनियर और सीनियर क्लास का जो सिलेबस है वो वहाँ से कवर होने वाला ये पूरा का पूरा सिलेबस है। तो बने रहिए चैनल के ऊपर, और अपना जो सहयोग है वो बनाए रखें, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, और चैनल के ऊपर जितना ज़्यादा सेकंड ग्रेड साइंस से संबंधित या जो अपनी साइकोलॉजी टीचिंग मेथड इनसे संबंधित जो भी कंटेंट है वो इस चैनल के ऊपर आपको लगातार दिया जाता रहेगा। चैनल के ऊपर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जुड़ें अगले वीडियो के अंदर भी, और चैनल से जितना लाभ आप लोगों को मिल सकेगा उतना प्रोवाइड करवाने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। मिलते हैं फिर से एक और नए और अच्छे वीडियो के अंदर। वीडियो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।